Welcome everyone to this tax awareness session. I am Shiraz Mehdi and I am the chairman of Qatar chapter of ICAP. So this session is basically focused on the tax awareness for local tax law for our non-residents Pakistan in Qatar. तो बेसिकली हमारा मकसद है कि हम लोग जो लेटेस्ट टैक्स इश्यूज है और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई इशू फेस हो रहा है रिगार्डिंग दोज टैक्स इश्यूज, सो वी फोकस ऑन दोज इश्यूज एंड मेक कम्युनिटी अवेयर ऑफ recent changes. So as this session is not only for the members but for all Pakistan community members, so let me first briefly give an introduction of ICAP. So ICAP was established in 1961 through President of Pakistan order, and an ordinance was issued in 1961, Chartered Accountant Ordinance. इस इंस्टीट्यूट के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे. फर्स्टली टू गिव मेंबरशिप द राइट टू प्रैक्टिस, एंड सेकेंडली टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है. तो कतर चैप्टर में हमारे पास देयर आर मोर देन 100 मेंबर्स which are serving in different industries across Qatar and making a big impact on Qatar economy. आज के सेशन में हमारे साथ हैं फुरकान. He is a member of institute and also he is a director of taxation and advisory in Tola Associates in Pakistan. इनके साथ शाहजेब है. Shahzeb is also the member of institute and he is a senior consultant in Deloitte, Qatar. So let's start the session. So the session is established in a way. Firstly, we will have the presentation from Furqan and Shahzeb. Then it will be followed by the question and answer sessions. You can drop your question and answer sessions in Q&A section, and then we will respond it at the end of the presentation. So over to you, Furqan. Thank you. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, शिराज? हाँ जी फुरकान, we can see your screen clear. गुड. अच्छा, इंट्रोडक्शन तो शिराज भाई ने करवा दिया है मेरा और शाहजेब का भी. तो ये जो प्रेजेंटेशन है, जो पहले प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे आगे शाहजेब. तो जो फर्स्ट पार्ट होगा प्रेजेंटेशन का, उसको फर्दर हमने कैटेगराइज किया है 5 पार्ट्स के अंदर. और जो पहला पार्ट है वो पूरा फोकस हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी टैक्स लॉस क्या है फॉर द नॉन रेजिडेंट पर्सनस, जो कि पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं लेकिन पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट है. तो उनके ऊपर पाकिस्तानी लॉ कितना एप्लीकेबल होता है और किस तरह उसके ऊपर, उनकी इनकम्स के ऊपर इम्प्लीकेशंस होती हैं. तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलने के लिए, ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है पाकिस्तान का. तो अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें और सिस्टमेटिक तरीके से समझें, तो समझने के बाद वो इतना मुश्किल नहीं रहता, बल्कि आसान हो जाता है. तो इस प्रेजेंटेशन में भी हम यही कोशिश करेंगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलें. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट पर्सन्स कौन होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है टैक्स लॉ के अंदर. फिर उन नॉन रेजिडेंट पर्सन्स की जो इनकम्स होती हैं वो किस तरह कैटेगराइज हो सकती है, पाकिस्तान सोर्स इनकम में या फॉरेन सोर्स इनकम में. फिर इस कैटेगराइजेशन के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स अप्लाई करते हुए हम ये देखेंगे कि किस पर्सन की कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी और किस तरह होगी, और किस पर्सन की कौन सी इनकम पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं होगी. फिर टैक्सेशन के बाद
ऑब्वियसली फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ टैक्स पे ही नहीं करना होता बल्कि उस इनकम्स को डिक्लेयर भी करना होता है और अपने एसेट्स को भी डिक्लेयर करना होता है। तो वो वाली फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे कि वो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स किस किसके ऊपर है, कौन से नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर है, कौन से नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर नहीं है, या बिल्कुल ही नॉन रेजिडेंट पर्सन के ऊपर नहीं है। फिर लास्ट में हमने एक और स्पेशल इंसेंटिव्स के नाम से एक सेक्शन ऐड किया है। इस सेक्शन में हम कोशिश करेंगे कि जो रिसेंटली लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए सर्टेन इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन इंसेंटिव्स के बारे में बात करेंगे। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसकी जो इनकम होती है वो कौन कौन सी इनकम हो सकती है, उन इनकम्स के ऊपर उसको टैक्स के अंदर उसकी टैक्सेशन किस तरह होगी और उसको टैक्स के अंदर कौन कौन से इंसेंटिव्स हासिल है। तो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपना कि नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन को हम किस तरह असर्टेन करेंगे कौन सा पर्सन नॉन रेजिडेंट होता है। पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो एक किसी भी टैक्स पेयर को 3 पर्सन्स के अंदर कैटेगराइज करता है। वो 3 पर्सन्स हमारे पास, एक तो इंडिविजुअल है जो कि ऑब्वियसली नेचुरल पर्सन होता है, दूसरा पार्टनरशिप्स होती हैं जो कि लीगल पर्सन होता है, और तीसरा कंपनी होती है जो वो भी अगेन लीगल पर्सन होते हैं। तो जो नेचुरल पर्सन होते हैं हमारे पास उनको इंडिविजुअल कहा जाता है और पाकिस्तानी टैक्स लॉ के अंदर भी उसको एज एन इंडिविजुअल ही उस टर्म से ही रेफर किया जाता है। तो सेक्शन 82 हमें गाइड करता है कि कौन से इंडिविजुअल्स नॉन रेजिडेंट होंगे और कौन से इंडिविजुअल्स नॉन रेजिडेंट नहीं होंगे। फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले, फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि 1 जुलाई 2022 को इनेक्ट हुआ है, उससे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन थी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की, उसके हमें 2 क्राइटेरिया दिए गए थे कि इन दो क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो वो पर्सन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाएगा, यानी कि टैक्स रेजिडेंट पर्सन ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। पहला क्राइटेरिया उसके अंदर सिंपल ये है कि कोई भी पर्सन अगर 183 डेज या इससे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर क़याम करता है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर है 183 डेज या इससे ज़्यादा। अब ये जो फिजिकल प्रेजेंस है ये एक साथ भी हो सकती है और ये बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई 15 दिन के लिए पाकिस्तान आया, फिर वापस चला गया, फिर 20 दिन के लिए पाकिस्तान आया, फिर वापस चला गया, फिर 25 दिन के लिए आया, फिर वापस चला गया, फिर 10 दिन के लिए आया। तो ये सब कैलकुलेट करके हम पूरे साल के दौरान देखेंगे, तो वो अगर 183 डेज या इससे ज़्यादा बन रहा है तो वो पाकिस्तानी टैक्स पर्पसेस के लिए वो पर्सन रेजिडेंट पर्सन कहलाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं कि जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स ईयर कहलाया जाता है वो टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पे एंड होता है। तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान अगर कोई पाकिस्तान के अंदर किसी का फिजिकल स्टे है 183 डेज या इससे ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर्स भी हैं, उसकी डिटेल में अभी हम इस सेशन के दौरान नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि वो कोई एक ऐसा इंडिविजुअल हो जो कि एम्प्लॉय हो या तो एम्प्लॉय हो या फिर ऑफिशियल हो फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा ऑफिशियल जिसको पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया हो। तो वो पाकिस्तान से बाहर पोस्टेड है, इस वजह से उसके नंबर ऑफ डेज हम काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ यही रीज़न काफ़ी होगी उसको रेजिडेंट मानने के लिए कि वो पाकिस्तान से बाहर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टेड है। 1 जुलाई 2022 के बाद फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू एक और क्राइटेरिया ऐड किया गया था जो कि लागू होगा 2023 और उससे आगे आने वाले सालों के लिए अगर कोई अमेंडमेंट नहीं आती। वो क्राइटेरिया ये था कि अगर ऊपर के 2 क्राइटेरिया मीट नहीं होते, फिर तीसरा क्राइटेरिया हम ये देखेंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है और वो ना तो पाकिस्तान के अंदर 182 डेज क़याम करता है और ना ही किसी और कंट्री के अंदर 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर क़याम करता है, या फिर वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, किसी और, मतलब पाकिस्तान के अलावा ना वो कतर का रेजिडेंट है, ना यूएई का रेजिडेंट है, ना यूएस का टैक्स रेजिडेंट है, ना यूके का टैक्स रेजिडेंट है, तो उस केस में भी वो पर्सन जो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। तो पाकिस्तानी टैक्स लॉ ने ये
उन ऐसे पर्सन्स को क्लिप करने की कोशिश की गई है जो कि पाकिस्तानी सिटीजन तो हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ टैक्स लॉज या मुख्तलिफ टैक्स ट्रीटीज का फ़ायदा उठाते हुए टैक्सेबल इनकम तो अर्न करते हैं, लेकिन वो ना ही पाकिस्तान के अंदर टैक्स पे करते हैं, ना ही किसी और कंट्री के अंदर टैक्स पे करते हैं। तो ये एक कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ऐसे पर्सन्स को कैप्चर किया जाए या क्लिप किया जाए जो कि इस तरह की टैक्स प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट जो पर्सन्स है हमारे पास वो कंपनीज हैं। एक कंपनी रेजिडेंट कंपनी पाकिस्तान की तब कहलाएगी जब वो या तो पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत फॉर्म हुई हो, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर इसके अलावा अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान, उस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी भी दिन, पूरे साल के किसी भी दिन, किसी भी एक दिन भी अगर पाकिस्तान के अंदर है, पूरे का पूरा 100% कंट्रोल, तो वो कंपनी भी पाकिस्तानी रेजिडेंट कंपनी कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई है और उसके जो डायरेक्टर्स हैं या उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी बाहर रहता है, लेकिन वो अगर पाकिस्तान उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके पास 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है कंपनी का, वो अगर किसी दिन पाकिस्तान आ जाते हैं, ईद मनाने के लिए आ जाते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, या कोई पार्टी अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, किसी भी वजह से आ जाते हैं, या कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर भी वो जो कंपनी है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट कंपनी कहलाई जाएगी। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि या तो वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की या कोई लोकल गवर्नमेंट हो, तो वो भी पाकिस्तानी रेजिडेंट कंपनी कहलाई जाएगी। हमारे यहाँ पे जो फोकस होगा वो मेनली इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन के ऊपर ही होगा, तो इसकी कंपनी की और भी मजीद डिटेल है तो उसके अंदर हम अभी मजीद डिग डाउन नहीं करेंगे। एओपी की कंडीशन भी कंपनी कंडीशन से ही सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर एक जो हमारे पास डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि कंपनी का पूरा कंट्रोल किसी भी एक दिन, किसी भी एक टाइम साल के दौरान पाकिस्तान में होना चाहिए, जबकि एओपी केस में अगर पार्शियल कंट्रोल भी किसी दिन पाकिस्तान के अंदर पाया गया तो भी उस एओपी को, उस पार्टनरशिप को हम पाकिस्तानी रेजिडेंट एओपी कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एओपी के 4 पार्टनर है, उन 4 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर किसी एक दिन पाकिस्तान में मौजूद था, तो उस जिस एओपी का वो पार्टनर है उस एओपी को हम रेजिडेंट एओपी कंसिडर करेंगे। फिर दूसरे चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं हम। दूसरा चैप्टर है हमारा ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कौन कौन सी इनकम्स अपनी सोर्स के हिसाब से पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी या फिर फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो वो वाली सैलरी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक्सरसाइज हुई हो, चाहे वो रिसीव कहीं पे भी हुई हो, चाहे वो पेमेंट उसकी कहीं पे भी हुई हो। अगर वो उसकी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज पाकिस्तान के अंदर हुई है, यानी कि उसने जो अपनी एम्प्लॉयमेंट की परफॉर्मेंस की है या अपनी जॉब परफॉर्म की है तो पाकिस्तान के अंदर की है, तो वो उसकी सैलरी, उस पर्सन की सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। या फिर कोई ऐसी सैलरी जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट ने पे की है, उसकी एम्प्लॉयमेंट चाहे जहाँ पे भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान से बाहर हो चाहे पाकिस्तान से अंदर हो, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज हो, अगर उसकी पेमेंट फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कर रही है तो वो सैलरी पाकिस्तान सोर्स सैलरी कहलाएगी, वो सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। इसी तरह बिजनेस इनकम का एक सिंपल सा रूल है कि कोई भी रेजिडेंट पर्सन की जो इनकम है, बिजनेस इनकम है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस से ड्राइव हुई है, पाकिस्तान के अंदर उसने कोई बिजनेस किया है, उससे उसकी इनकम हुई है, तो वो बिजनेस इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। इसी तरह अगर कोई पर्सन एक ऐसा एसेट या कोई ऐसी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करता है जो एसेट या जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर किसी बिजनेस के अंदर यूज हुई है, फॉर एग्जांपल उसकी कोई मोटर व्हीकल बिजनेस के अंदर यूज हुई है, या उसका फर्नीचर बिजनेस के अंदर यूज हुआ है, या उसका इक्विपमेंट लैपटॉप वगैरह बिजनेस के अंदर यूज हुआ है, तो उसकी डिस्पोजल के ऊपर जो गेन होगा वो डिस्पोजल भी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाया जाएगा। इसी तरह डिविडेंड
के बारे में सेक्शन 101 कहता है कि एक ऐसी कंपनी जो कि रेजिडेंट कंपनी है, वो अगर कोई डिविडेंड इशू करेगी या वो कोई डिविडेंड पे करेगी, तो वो डिविडेंड रिसीवर के लिए, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि वो रिसीवर के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम होगा अगर वो एमिनेट कर रहा है डिविडेंड किसी रेजिडेंट कंपनी से। यानी ये किसी पर्सन ने किसी रेजिडेंट कंपनी के, पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है, वो फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेस पाकिस्तानी रेजिडेंट कंपनी है, उसके शेयर्स किसी इंडिविजुअल के पास हैं, उन शेयर्स के एवज उसको उन शेयर्स को होल्ड करने पर डिविडेंड कोई मिलता है उसको, तो उस पर्सन के लिए वो डिविडेंड पाकिस्तान सोर्स इनकम होगा। फिर प्रॉफिट ऑन डेट के लिए दो क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहले तो ये बताया गया है कि प्रॉफिट ऑन डेट पाकिस्तान सोर्स इनकम कब होगा। तो प्रॉफिट ऑन डेट पाकिस्तान सोर्स इनकम तब होगा जब वो कोई पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन वो प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहा है, या फिर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसको पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन ने पाकिस्तान में अपने किसी दोस्त से, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, उससे किसी दोस्त से उसको लोन पे, अपने किसी दोस्त को लोन दिया, उस लोन के ऊपर जो पाकिस्तानी रेजिडेंट प्रॉफिट ऑन डेट पे करेगा अपने नॉन रेजिडेंट पर्सन को, तो उस नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए वो प्रॉफिट ऑन डेट पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाया जाएगा। इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम प्रॉफिट ऑन डेट कब होगा? फॉरेन सोर्स इनकम प्रॉफिट ऑन डेट तब होगा जब उस डेट की वजह से जो लोन लिया है हमने, वो लोन पाकिस्तान से बाहर किसी पर्पस के लिए, किसी बिजनेस के लिए यूज हुआ हो थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड पाकिस्तान। यानी जब किसी पर्सन की पाकिस्तान से बाहर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान से बाहर ही कोई बिजनेस करने के लिए किसी से लोन लिया है, तो वो लोन फॉरेन सोर्स इनकम के लिए, उस लोन के ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट वो पे करेगा जिसको भी, तो उस रिसीवर के लिए वो लोन, वो प्रॉफिट ऑन डेट फॉरेन सोर्स इनकम कहलाया जाएगा। फिर रॉयल्टी की ट्रीटमेंट भी प्रॉफिट ऑन डेट की तरह है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन उस रॉयल्टी को पे करता है या नॉन रेजिडेंट पर्सन के पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उस रॉयल्टी को बेयर करती है, उसका एक्सपेंस बेयर करती है, तो ऐसी रॉयल्टी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। या फिर वो उस रॉयल्टी के बेनिफिट्स पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुए, तो ऐसी रॉयल्टी भी रिसीवर के लिए, ऐसी रॉयल्टी इनकम भी रिसीवर के लिए फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। फिर रेंटल इनकम का सिंपल एक टेस्ट है कि रेंटल इनकम किसी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है कि जो कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इन पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद है और उससे हम किसी को रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो रेंटल इनकम उस पर्सन के लिए, रिसीवर के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट, पेंशन और एन्युटी की भी ट्रीटमेंट प्रॉफिट ऑन डेट और रॉयल्टी की तरह है कि अगर वो कोई रेजिडेंट पर्सन उस पेंशन और एन्युटी को पे कर रहा है, तो वो रिसीवर के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। या फिर वो पेंशन और एन्युटी का एक्सपेंस कोई पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बेयर कर रही है ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, तब भी वो रिसीवर के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। टेक्निकल फी भी सिमिलर इसी तरह है कि अगर वो कोई रेजिडेंट पर्सन बेयर कर रहा है, उस टेक्निकल फी को कोई रेजिडेंट पर्सन पे कर रहा है, तो वो टेक्निकल फी रिसीवर के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। या फिर उसका एक्सपेंस कोई पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसका एक्सपेंस बेयर कर रही है, तो वो एक्सपेंस जिसकी इनकम हुआ रिसीवर के लिए वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगा। इसी तरह अगर उस टेक्निकल फी के बेनिफिट्स पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुए, तो ऐसी टेक्निकल फी भी रिसीवर के लिए फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। फिर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज से मुराद यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो कि पेमेंट करते हैं पाकिस्तान से बाहर, फॉर एग्जांपल गूगल की एडसेंस की एडवर्टीजमेंट के लिए या फेसबुक की एडवर्टीजमेंट के लिए या कोई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक्वायर करने के लिए या कोई वेबसाइट का डोमेन नेम वगैरह एक्वायर करने के लिए कोई पेमेंट करते हैं, तो उसके बारे में भी बताया गया है कि अगर उस ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की फी किसी रेजिडेंट पर्सन ने पे की है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी,
या किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने उसका एक्सपेंस बेयर किया है, तो रिसीवर के लिए वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइज हुए हैं उसके बेनिफिट्स, तो वो फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। इसी तरह गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स हैं, किसी ऐसी रेजिडेंट कंपनी के शेयर्स, कोई भी पर्सन चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उसने अपने पास एक्वायर करके थोड़े अरसे के बाद डिस्पोज ऑफ किए हैं, तो उसका गेन पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाया जाएगा। अब इसकी फर्दर डिटेल है कि उस गेन के ऊपर टैक्स रेट्स होल्डिंग पीरियड के बाद डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं, तो उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। फिर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई पाकिस्तानी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी किसी ओवरसीज इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी को कोई अगर पेमेंट करती है, तो वो पेमेंट भी रिसीवर के लिए पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में सारी चीज़ों को कवर करने के लिए सेक्शन 101 कहता है कि ऊपर हमने जितनी भी डिस्कशन की, अगर कोई उसके अंदर कोई अमाउंट उसके अंदर कवर नहीं हुई है, तो वो ऐसी अमाउंट अगर पाकिस्तान में किसी रेजिडेंट पर्सन ने पे की है, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। या तो पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन ने पे की है, या फिर उसका एक्सपेंस बेयर किया है किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में, उन दोनों सूरतों में वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। तो 101 ने इस क्लॉज के तहत पूरी हर तरह की पेमेंट्स को कवर करने की एक तरीके से कोशिश की है कि कुछ चीज स्किप ना हो। अगर ऊपर किसी क्लॉज के अंदर वो फिट इन नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद वो इस लास्ट क्लॉज के तहत देखी जाएगी कि उसकी पेमेंट किसने की है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है, वो पिछले 2 सेक्शंस में हमने ये देख लिया है कि जो पर्सन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी टैक्सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो उसको, अगर रेजिडेंट पर्सन है तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसको उस खाने में रखेंगे। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको उस खाने में रखेंगे। अब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। दूसरे सेक्शन में हमने ये देखा था कि उसकी जो इनकम है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी। पर्सन को कैटेगरी में डालने के बाद हमने उसकी इनकम को कैटेगरी में डाला कि वो कौन सी वाली बास्केट में जाएगी, वो पाकिस्तान सोर्स वाली बास्केट में जाएगी उसकी इनकम, या फॉरेन सोर्स वाली बास्केट में जाएगी। ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उसकी इनकम की टैक्सेशन देखते हैं कि उसकी इनकम की टैक्सेशन किस तरह होगी। तो उसकी टैक्सेशन के लिए भी जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको फर्दर 5 कैटेगरीज के अंदर हमने कैटेगराइज किया है। सबसे पहले रेजिडेंट पर्सन है, फिर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पर्सन है, फिर रिटर्निंग एक्सपर्ट्स हैं, फिर एक्सपर्ट्स हैं, और उसके बाद नॉन रेजिडेंट सिंपल पर्सन है। तो रेजिडेंट पर्सन का तो सिंपल रूल ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट होता है तो उसकी पूरी दुनिया की जो इनकम्स है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स होंगी। अब वो फर्दर डिटेल्स अलग हैं कि उसके ऊपर उसको कौन कौन से टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसने पाकिस्तान से बाहर भी कोई टैक्सेस पे किए होंगे, उनके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट्स कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किस कंडीशंस में मिलेंगे, वो हमारी डिस्कशन अलग है, वो अभी हमारी इस सेशन का पार्ट नहीं है। तो सिंपल रूल सबसे पहले ये है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तानी टैक्स लॉ के हिसाब से, तो उसकी पूरी दुनिया की सोर्स की इनकम उसकी पाकिस्तान के अंदर टैक्स होगी। दूसरे टाइप के हमारे पास रेजिडेंट पर्सन हैं, ऐसे रेजिडेंट पर्सन हैं जो कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पर्सन हैं, यानी कि ऐसे रेजिडेंट पर्सन जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से मौजूद है, और उनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 3 साल से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ। यानी कि एक बंदा है पाकिस्तान, एक फॉरेन नेशनल है फॉर एग्जांपल, और वो पाकिस्तान की किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और वो पिछले 3 साल से कम अरसे से पाकिस्तान में मौजूद है, यानी कि उसको अभी सिर्फ 2 या 2.5 साल हुए हैं। तो उस केस के अंदर ऐसा बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब उस शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पर्सन की कौन सी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, और कौन सी इनकम पाकिस्तान के अंदर टैक्स होगी, और कौन सी इनकम पाकिस्तान से बाहर टैक्स होगी। तो सेक्शन 50 हमें कहता है कि ऐसे बंदे की अगर वो कोई पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस इनकम तो पाकिस्तान के अंदर उसकी टैक्स होगी, लेकिन उसकी जो सारी फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं होगी।
यानी कि पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। और ऐसी फॉरेन सोर्स इनकम जो कि वो पाकिस्तान के अंदर ना ही लेकर आ रहा है, उसको रिसीव पाकिस्तान से बाहर हुई है तो पाकिस्तान के अंदर लेकर भी नहीं आ रहा, या फिर उसको पाकिस्तान के अंदर रिसीव नहीं हुई, तो ऐसी इनकम ना तो वो पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए, ना वो पाकिस्तान के अंदर रिसीव होनी चाहिए। तो ऐसी इनकम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास रिटर्निंग एक्सपेट्स हैं। रिटर्निंग एक्सपेट्स वो हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स होते हैं जो बाहर कुछ अर्सा काम करके या जॉब्स वगैरह करके वापस पाकिस्तान रिटर्न होते हैं, तो उनकी टैक्सेशन किस तरह होगी। तो सबसे पहले तो सेक्शन 51 ऐसे पर्सन्स को डिफाइन करता है कि रिटर्निंग एक्सपेट्स कौन से पर्सन होंगे। तो रिटर्निंग एक्सपेक्ट सेक्शन 51 के हिसाब से वो पर्सन होंगे जो कि पिछले 4 सालों में किसी भी साल पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं थे, यानी कि वो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान आते जाते तो रहे थे, लेकिन वो उनका नंबर ऑफ डेज का पाकिस्तान के अंदर स्टे जो है वो 182 डेज से ज्यादा नहीं था किसी भी साल। तो जिस वजह से वो पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में किसी भी साल रेजिडेंट नहीं रहे पाकिस्तान के, ऐसे पर्सन्स पाकिस्तान के रिटर्निंग एक्सपेक्ट्स कहलाएंगे। उनके बारे में सेक्शन 51 क्या कहता है? उनके बारे में सेक्शन 51 ये कहता है कि जिस साल पहले साल वो पाकिस्तान के रेजिडेंट बनेंगे उस साल और उसके अगले साल, यानी कि टोटल 2 साल उनकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। यानी कि पाकिस्तानी इनकम तो टैक्सेबल हो सकती है उनकी, लेकिन उनकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगी। सॉरी, फॉरेन सोर्स जो इनकम है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास एक्सपेट्स हैं। एक्सपेट्स ऐसे बंदे, ऐसे पर्सन्स को सेक्शन 51 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो पाकिस्तान छोड़ के किसी भी वजह से पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से बाहर ड्यूरिंग द ईयर चला गया है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर पाकिस्तान से बाहर चला गया और पाकिस्तान वापस नहीं आया है 30 जून तक, यानी कि साल खत्म होने तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आया है, तो उस अरसे में जितनी भी उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी होगी, सिर्फ सैलरी, उस पर्सन की फॉरेन सोर्स सैलरी जो भी उसने पाकिस्तान से बाहर अर्न की है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। यानी कि एक पर्सन जनवरी के अंदर पाकिस्तान से बाहर गया है, वो 30 जून तक वापस नहीं आया है, तो जनवरी से 30 जून तक उसकी जो भी सैलरी होगी जो उसने पाकिस्तान से बाहर अर्न की है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। फिर लास्ट में हमारे पास नॉन रेजिडेंट पर्सन है। नॉन रेजिडेंट पर्सन का भी एक जनरल रूल है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर ही पाकिस्तान में टैक्स पे करेंगे। यानी कि रेजिडेंट पर्सन पूरी दुनिया की इनकम पे पाकिस्तान के अंदर टैक्स पे करेंगे, और नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ पाकिस्तान की इनकम के ऊपर, पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर टैक्स पे करेंगे। फिर उसके बाद फॉरेन सोर्स सैलरी का एक कॉम्प्लिकेशन आती है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत सारे, वो फॉरेन सोर्स सैलरीज भी अर्न कर रहे होते हैं। तो फॉरेन सोर्स सैलरी, ऐसी फॉरेन सोर्स सैलरी जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल अर्न करता है, उसके ऊपर अगर कोई फॉरेन टैक्स पे हो गया है तो वो सैलरी भी पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। फॉरेन टैक्स पेड का जो वर्ड लिखा हुआ है, फॉरेन टैक्स पेड की जो टर्म लिखी हुई है, उससे क्या मुराद है? तो उससे ये मुराद है कि जो उसका फॉरेन एम्प्लॉयर है उसने अगर उसकी सैलरी के ऊपर जो उसका टैक्स बनता था वो पूरा विथहोल्ड कर लिया है, और विथहोल्ड करके उस कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी करा दिया, ये दोनों काम कर लिए हैं, तो उस केस के अंदर ही सिर्फ उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक काम भी नहीं हुआ तो फिर उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए नॉर्मली करते ये हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से, जिसके अंदर एम्प्लॉयर ये मेक श्योर करता है, ये स्टेटमेंट देता है कि इसकी इतनी अमाउंट पे इतनी हमने सैलरी डिडक्ट की है और इतनी सैलरी हमने डिपॉजिट कर दी है अपनी लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी को। फिर चौथा सेक्शन हमारे पास फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स का है। पिछले 3 सेक्शन में हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन की कैटेगराइजेशन कर ली, उसके बाद हमने इनकम की कैटेगराइजेशन कर ली कि फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी और पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होगी। फिर तीसरे सेक्शन में हमने उन कैटेगराइजेशन करने के बाद उन इनकम्स की हमने टैक्सेशन देख ली कि टैक्सेशन किस तरह होगी। उसके बाद टैक्सेशन के साथ साथ
कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पाकिस्तानी लॉ के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 114 और सेक्शन 116 और सेक्शन 116 ए कहता है कि आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन्स को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। रिटर्न ऑफ इनकम सबसे पहले देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 114 के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस लिखी हुई हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं कि जिसके तहत किसी भी पर्सन को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसके अंदर कुछ ये है कि उसका एनटीएन हो या पिछले सालों में उसकी टैक्स लायबिलिटी हो कोई, या फिर उसकी करंट साल की जो टैक्सेबल इनकम है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तो ऐसे पर्सन्स को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो सिर्फ उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है जिसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है और उसकी सेक्शन 114 के अंदर भी कोई और कंडीशन मीट नहीं होती, तो तब उसको पाकिस्तान के अंदर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, चाहे उसकी बाहर जितनी भी इनकम हो। उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट का सिंपल सीधा रूल ये है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, चाहे उसके बाहर एसेट्स हों, पाकिस्तान में एसेट्स हों, बाहर इनकम हो, पाकिस्तान के अंदर इनकम हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैक्ट के वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। सेक्शन 116 क्लियर कट है इस बारे में। तो इस सिचुएशन में इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो सेक्शन 116 एकदम क्लियर है इस चीज के अंदर कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन फिर भी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर देता है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर देता है, तब उस केस में उसको पूरी कंप्लीट वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। उसको अपनी पाकिस्तान से बाहर भी जो एसेट्स हैं उनके ऊपर भी उनको भी डिक्लेयर करना होगा, और जो पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं उनको भी डिक्लेयर करना होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नॉन रेजिडेंट पर्सन हूँ तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी एसेट्स डिक्लेयर करूंगा। या तो आप डिक्लेयर करो, या तो आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करो, या ना करो, इन बिटवीन कुछ भी नहीं। फिर तीसरी टाइप की जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वो सेक्शन 116A हमें कहता है कि एक फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। ये फॉरेन एसेट स्टेटमेंट भी मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर। हाँ जी फुरकान, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। ये फॉरेन एसेट स्टेटमेंट भी सिर्फ रेजिडेंट पर्सन्स को फाइल करनी है, नॉन रेजिडेंट पर्सन को फाइल नहीं करनी है। और रेजिडेंट पर्सन्स को भी सिर्फ उन रेजिडेंट पर्सन्स को फाइल करनी है जिनकी साल की इनकम $10,000 या उससे ज्यादा है, या फिर जिनके फॉरेन एसेट्स, पाकिस्तानी एसेट्स की फॉरेन एसेट्स, पाकिस्तान के बाहर इसके एसेट्स $1,00,000 या उससे ज्यादा है। तो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट होगा तो रेजिडेंट पर्सन को ये फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है। अगेन नॉन रेजिडेंट पर्सन को ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, ना फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है। फिर उसके बाद फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमने एक छोटा सा ये टेबल बनाया है समराइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उसको एक नजर देखने से ही आपको अपनी सिचुएशन का पता लग जाएगा कि मेरी सिचुएशन क्या है और मुझे क्या चीजें कि अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंस सोर्स इनकम नहीं है तो भी उसको वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न ऑफ इनकम दोनों फाइल करने हैं। अब आप रेजिडेंट के सामने देखें, चाहे उसके पास पाकिस्तान के अंदर एसेट है या नहीं है, या दोनों जगह एसेट नहीं है, और उसकी चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सोर्स इनकम है या नहीं है, तब भी उसको वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न ऑफ इनकम लाजमी फाइल करना है हर सूरत में। जबकि नॉन रेजिडेंट की केस के अंदर अगर हम देखें तो नॉन रेजिडेंट पर्सन को शुरू के 3 केसेस में तो कुछ भी फाइल नहीं करना है। यानी कि शुरू के 3 केसेस क्या है कि उसकी पाकिस्तान के अंदर एसेट्स हैं या पाकिस्तान के अंदर एसेट्स नहीं है, या फिर दोनों जगह एसेट्स नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम
कुछ भी नहीं है, तो उसको, उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है, ना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। वेल्थ स्टेटमेंट तो सिरे से नॉन रेजिडेंट पर्सन होने की वजह से ही फाइल नहीं करना, और रिटर्न ऑफ इनकम इस वजह से फाइल नहीं करना कि उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है। और नेक्स्ट 3 सिनेरियोज अगर हम देखें कि उसकी मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर एसेट है, पाकिस्तान के बाहर एसेट है, या पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोनों जगह एसेट नहीं है लेकिन उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो फिर उसको सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, ना फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। फिर नीचे जो पैराग्राफ लिखा है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर दिया कि रेजिडेंट पर्सन को फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करनी है अगर उसकी साल के दौरान इनकम $10,000 से ज्यादा है, या फिर उसके जो फॉरेन एसेट्स हैं वो $1,00,000 से ज्यादा है। पांचवें सेक्शन में हमारे पास कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स दिए गए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं कि बिला झिझक जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने एक टेबल बनाया है समरीली, उसके अंदर लिख दिए, उसके अंदर हमने ये शो कर दिया है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, या उस इंस्ट्रूमेंट को किसने इशू किया है, या इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो रही है उसके अंदर, वो इनकम किसको पे हो रही है, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स यानी कि टैक्स जो कलेक्ट होगा सोर्स के ऊपर वो कितना लगेगा, और उसकी टैक्सेशन क्या होगी, फाइनल होगी, नॉर्मल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए पाकिस्तान की, और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है एक नॉन रेजिडेंट पर्सन ने स्पेशल रूपी कन्वर्टेबल अकाउंट के थ्रू, जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट होते हैं। उन अकाउंट के थ्रू अगर किसी ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स या पीआईबीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके ऊपर जो डिडक्शन होगी, उससे जो प्रॉफिट ऑन डेट मिलेगा, उससे उसके ऊपर, उस इनकम के ऊपर जो डिडक्शन होगी वो 10% होगी। यानी किसी को अगर प्रॉफिट ऑन डेट 1,00,000 हुआ है तो उसकी डिडक्शन 10,000 रुपये होगी, और जो उसके ऊपर टैक्सेशन है वो फुल एंड फाइनल होगी, यानी कि उस 10% के अलावा उसको और कुछ नहीं देना। इसी तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, किसी भी वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी इशू कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, बैंक इशू कर सकता है, या कोई और अथॉरिटी इशू कर सकती है। इन्वेस्टमेंट जहां से भी हुई है लेकिन इन्वेस्टमेंट की है नॉन रेजिडेंट पर्सन ने, तो उस केस के अंदर भी उसकी डिडक्शन तो 10% होगी, लेकिन उसकी जो टैक्सेशन होगी वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगी। नॉर्मल टैक्स रिजीम में डिडक्शन, नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्सेशन का मतलब ये है कि अगर उसकी रिटर्न फाइल करते हुए साल के एंड में अगर कोई लाइबिलिटी उसकी 10% से ज्यादा बनती है तो उसको मजीद एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी रिटर्न फाइल करते वक्त, और अगर उसकी कोई रिफंडेबल अमाउंट बनती है तो उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने की है, और इन्वेस्टमेंट की है किसी ऐसे बैंक अकाउंट के थ्रू जो बाहर से ऑपरेट हो रहा हो, जो कि फॉरेन अकाउंट हो, या फिर नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट रिपेट्रिएबल हो, जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, और या फिर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट हो, ऐसे अकाउंट के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है और वो इन्वेस्टमेंट की है किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने, तो उसके ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन होगी वो भी 10% होगी, और उसकी टैक्सेशन फुल एंड फाइनल होगी। यानी कि जो 10% वो टैक्स उसका डिडक्ट होगा, उससे ऊपर ना उसको कुछ पे करना है, ना उससे नीचे उसको कोई रिफंड मिलेगा। फिर दोबारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट के इशू किए हुए डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू, और वो इन्वेस्टमेंट अगर किसी रेजिडेंट पर्सन ने की है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो डिडक्शन होगी वो 10% होगी, और उसकी जो टैक्सेशन होगी वो फाइनल होगी। इसी तरह बैंक डिपॉजिट्स, किसी बैंक्स के अंदर, बैंक डिपॉजिट्स के अंदर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की है थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक्स इशू करते हैं, या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू, किसी भी बैंक के अंदर उसने फॉरेन करेंसी अकाउंट अपना ऑपरेट किया हुआ है
और वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसके ऊपर उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी और उसके ऊपर उस इनकम के ऊपर उसकी कोई टैक्सेशन भी नहीं होगी, यानी कि वो इनकम उसकी एग्जेम्प्ट होगी। इसी तरह बैंक डिपॉजिट्स किसी बैंक्स के जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है किसी ऐसे नॉन रेजिडेंट पर्सन ने जिसके पास नाइकॉप है, पीओसी है या सीएनआईसी है, तो ऐसे पर्सन की इन्वेस्टमेंट भी जो कि उसने की है रुपी अकाउंट थ्रू फॉरेन रेमिटेंसेस, यानी कि किसी ऐसे रुपी अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है कि जिसके अंदर जो फीडिंग है, जिसके अंदर डिपॉजिट्स हैं, वो फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर उसके अंदर डिपॉजिट्स ना हुए हो बल्कि बाहर से उसके अंदर रेमिटेंसेस आए हों, तो ऐसे अकाउंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा, उस प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, जीरो टैक्स कटेगा और उसकी टैक्सेशन भी एग्जेम्प्ट होगी, यानी कि उसको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना। पिछली स्लाइड में हमने स्पेशल इंसेंटिव्स में प्रॉफिट ऑन डेट्स के ऊपर बात की थी। इस स्लाइड में हम कैपिटल गेन्स के ऊपर बात करेंगे कि कैपिटल गेन्स के तहत हमें क्या क्या स्पेशल इंसेंटिव्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, हो गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई या सर्टिफिकेट्स हो गए। ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सर्टिफिकेट्स जो कि बैंक इशू करते हैं और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की जानिब से इन्वेस्टमेंट की गई है जो कि नाइकोप होल्डर है या पीओसी होल्डर है या सीएनआईसी होल्डर है, और वो इन्वेस्टमेंट की गई है किसी फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू या किसी नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट के थ्रू, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की सेल के ऊपर, डिस्पोजल के ऊपर कोई जो कैपिटल गेन होगा उसकी जो टैक्सेशन होगी वो 10% होगी। उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग होगी वो 10% होगी और उसकी टैक्सेशन फाइनल होगी। ये स्लाइड में ये स्किप हो गया, फाइनल लिखा हुआ यहाँ पे फाइनल आएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब शेयर करनी होंगी स्लाइड्स। फिर उसके बाद अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है, कोई ऐसे एक ऐसा बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है कि जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है, जिसके पास नाइकॉप है या पीओसी है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है या फिर सीएनआईसी है, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट या जो प्रॉपर्टी की परचेज है वो किसी ऐसे अकाउंट के थ्रू करता है जो कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट है, तो जो पाकिस्तान की रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है जो कि प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करती है, ट्रांसफर करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे, तो वो अथॉरिटी 2% टैक्स कलेक्ट करेगी और उसके ऊपर जो 2% टैक्स कलेक्ट हुआ होगा वो फुल एंड फाइनल टैक्स होगा, यानी कि वो 2% उसको रिफंड नहीं होगा। इसकी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उस पर्सन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है या नहीं, वो हम आगे चल के अगली स्लाइड में देखेंगे। फिर वही इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसने नॉन रेजिडेंट पर्सन ने फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट के थ्रू परचेज की थी, अब वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है, तो उस प्रॉपर्टी की डिस्पोजल के ऊपर दोबारा अगेन उसका 2% टैक्स कटेगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी के थ्रू, जो कि नॉर्मल सबका टैक्स 2% कटता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या ना हो, या पाकिस्तानी रेजिडेंट हो या ना हो। लेकिन उसको एक और एज क्या हासिल होगा, उसको एक और बेनिफिट क्या होगा, एक और बेनिफिट तो उसको ये होगा कि उसकी जो 2% की जो टैक्स कटा है वो उसकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी होगी, उसको कोई और टैक्स पे नहीं करना। इसके अलावा जो उसने कैपिटल गेन अर्न किया होगा उस कैपिटल गेन के ऊपर उसको कोई और मजीद पेमेंट नहीं करनी होगी साल के एंड में, अगर उसको रिटर्न फाइल करना है या रिटर्न फाइल करने की उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर उसके बाद एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशू होती है पाकिस्तान के अंदर। वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हर साल 1 मार्च को इशू होती है। एक जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2023 को 1 मार्च को जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होगी वो उस बेसिस के ऊपर इशू होगी कि अगर किसी ने टैक्स ईयर 2022 का रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, यानी कि 30 जून 2022 को जो टैक्स ईयर खत्म हुआ है उस टैक्स ईयर का अगर किसी ने रिटर्न फाइल कर दिया है विद इन टाइम, तो उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कब आएगा, 1 मार्च 2023 को। तो इसका मतलब है कि जो अभी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट चल रही है उसके अंदर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जो नाम है वो उस बेसिस के ऊपर ऐड हुए हैं कि अगर किसी ने 2021 का अपना टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया विद इन टाइम, या फिर अगर उसने टाइम के बाद फाइल किया तो उसने उसका जो रेलेवेंट डिफॉल्ट सरचार्ज है वो पे कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, कौन से नॉन रेजिडेंट पर्सन को इस एटीएल स्टेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है,
तो उनके ऊपर कोई अच्छा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने का फायदा ये होता है कि सर्टेन 13 शेड्यूल के अंदर सर्टेन रेट्स दिए गए हैं, सर्टेन पर्सन दी गई है, सिचुएशन दी गई है कि जो कि डबल टैक्सेशन से एक्सक्लूडेड है, यानी कि जो पर्सन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं होते तो उनके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो डबल या किसी केसेस के अंदर डबल से ज्यादा भी लगते हैं। तो 13 शेड्यूल के अंदर पर्सन्स की लिस्ट दी गई है कि उन पर्सन्स के ऊपर ये डबल टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगी। उन्हीं के अंदर ऐसे नॉन रेजिडेंट पर्सन्स भी हैं जिनके पास नाइकॉप है, पीओसी है या सीएनआईसी है, और वो किसी फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं भी करते तब भी उनके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं होगी। जो टैक्सेशन के रूल्स हैं, जो 2% दिया हुआ है या 10% दिया हुआ है, सिर्फ वही रेट अप्लाई होगा, वो डबल होके उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि इन अदर वर्ड्स उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर ऐसा नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसके पास नाइकॉप हो या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो या फिर सीएनआईसी हो, वो पर्सन अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है अंडर सेक्शन 236C, 236C और 236K दोनों, 236K रेफर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज को और 236C रेफर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल को। तो इन दोनों में से कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो भी उसके ऊपर सिर्फ 2% टैक्स ही लागू होगा, कोई उसके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं होगी, सिर्फ इस वजह से कि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। आम पर्सन अगर ये काम करेगा, इसके अलावा अगर कोई और पर्सन रिटर्न फाइल किए बगैर ये ट्रांजेक्शन करेगा तो उनके ऊपर इंक्रीज रेट्स ऑफ टैक्सेस अप्लाई होंगे, जो कि प्रॉपर्टी के केस में 7% है, नॉर्मल केस में 2% है, और अगर एटीएल में स्टेटस में उसका नाम नहीं है तो वो 7% है, लेकिन नॉन रेजिडेंट पर्सन के केस में वो 2% ही रहेंगे। फिर लास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से नॉन रेजिडेंट पर्सन को ना ही एनटीएल लेने की जरूरत है ना ही रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। तो ऐसे नॉन रेजिडेंट पर्सन जिनके पास नाइकॉप है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है या फिर सीएनआईसी है, और उनकी इन चारों के अलावा कोई और इनकम नहीं है, यानी कि उनकी सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट है ऑन फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट, या फिर प्रॉफिट ऑन डेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट के थ्रू, या फिर उनको कैपिटल गेन है थ्रू डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक्वायर की गई हो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट के थ्रू, या फिर उनके पास डिविडेंड इनकम आई है जो कि म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड सिक्योरिटीज से आई है, ऐसी लिस्टेड सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स जिनको उसने फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट वैल्यू अकाउंट से एक्वायर किया था। तो इन चारों के अलावा अगर कोई और उसकी इनकम नहीं है तब भी उसको ना एनटीएन फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ना एनटीएन में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ना उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसकी टैक्सेबल इनकम, चाहे उसकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा हो जाए, तब भी उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो इंसेंटिव्स हैं ये पाकिस्तान ये सोचते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं वो विदाउट एनी हैसल पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, उनको सर्टेनली एक पता हो कि हमें इतना रिटर्न आएगा, हमारे ऊपर इतना टैक्स लगेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ना रिटर्न फाइल करना है ना पाकिस्तान के अंदर एनटीएन लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एनटीएन की रिक्वायरमेंट की वजह से ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि हमें एनटीएन फाइल करना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे मसले मसाइल हैं ऑडिट के और मल्टीपल नोटिस के, तो उनसे बचने के लिए उनका वो खौफ दूर करने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारे इंसेंटिव्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो यहाँ पे मेरा पोर्शन जो पाकिस्तानी टैक्स लॉ से रिलेटेड था वो ख़त्म होता है। एक दफ़ा मैं रिकैप करवा दूं कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, उसको कैटेगराइज किया, उनको अलग अलग अपने ग्रुप्स में डाला। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर है हमारा, उसकी जो इनकम है वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी या पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, उनको उसके ब्रैकेट में डाला, उसकी बास्केट में डाला। फिर टैक्सेशन रिक्वायरमेंट हमने देखी कि पर्सन रेजिडेंट है तो
उसकी जोग्राफिकल इनकम, जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है, तो उसकी टैक्सेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। फिर हमने फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स देखी, किस किस को क्या क्या चीज़ फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हमने नॉन रेजिडेंट पर्सन स्पेसिफिक स्पेशल इंसेंटिव्स देखे जो कि हमें पाकिस्तानी टैक्स लॉज के अंदर अवेलेबल है। जी फुरकान, शिराज। जी फुरकान, थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। काफ़ी नई चीज़ें सीखने को भी हमें मिली एंड डेफिनेटली मैं मेंबर्स के भी काफ़ी क्यूरीज हैं, हम Q&A सेशन में देख रहे हैं। सो हम ये शाहजेब के सेशन के बाद 1 बाय 1 सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट शाहजेब, ओवर बहुत टू यू। शुक्रिया शिराज एंड ऑफ कोर्स फुरकान, बहुत ज़बरदस्त आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी, लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी शाहजेब, यू कैन सी योर स्क्रीन। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर शिराज एंड आई कैप के कम्युनिटी मेंबर्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन आप लोग सेशन आप कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें हमारे जो कतरी रेजिडेंट्स हैं, जो कतरी पाकिस्तानी हैं जो कतर में रह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ताकि उनको फ़ायदे में आए। कि ऑब्वियसली जो लॉस में जो अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी लोग उसमें सवालात करते हैं, मेरे पास भी आ रहे होते हैं। एंड फुरकान ने बहुत ही बेहतरीन सेशन हमें दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूरा हमें बैकग्राउंड दिया हुआ है। बाकी जो अब मेरा सेशन होगा, मैं अपने सेशन में कतर लॉ को ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ और उसके साथ आगे चलते हैं। बाय वे इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है जाम शाजिब खान बहन, प्लीज मेरे लोग शाजिब बुलाइएगा। मैं आई कैप ACCA पेफा का मेंबर हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एसोसिएट इन डेलॉयट इन द बिजनेस टैक्स डिपार्टमेंट। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का एक्सपीरियंस है मैं, और उसमें मैंने ऑडिट भी किया हुआ है, टैक्स भी किया हुआ है, और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी किया हुआ है। आगाज़ मैंने अपना किया था यूसुफाबाद से, जहाँ पे तकरीबन 5 साल ऑडिट, और उसके बाद टैक्स में मूव हुआ था, शौक में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत मुतमईन चल रहा हूँ। और वहीं से फिर मैं चला गया था एयर फर्गूसन, और फर्गूसन के बाद अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। करंटली टैक्स के हवाले से आपकी टैक्स पिटीशंस हैं, ऑब्जेक्शन अपील्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, एडवाइजरी है, वो बैठ के मैंने पाकिस्तान में भी की हैं, और करंटली यहाँ भी कर रहा हूँ कतर में। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब जब हम चल रहे होंगे आगे, तो मेरे फोकस 7 टॉपिक्स पे होंगे, क्योंकि फुरकान ने वैसे हमें इतना एलेबरेट बताया हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हुए आगे चल रहा हूँ, और इन 7 टॉपिक से हमारे कवर होंगे। ऑब्वियस है, सबको एक रिफ्रेश जरूर दूंगा इन चीज़ में, कि एक तो सबसे पहली चीज़ होगी कि इंडिविजुअल्स जो हमारे यहाँ बैठे हुए कतर हैं, पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं, उनके ऊपर उनके लिए एक बैकग्राउंड दूंगा टैक्सेशन का। फिर उसी के हवाले से फिर रेजिडेंसी बताऊंगा कि रेजिडेंसी कब मानी जाती है इंडिविजुअल्स पे। इन दोनों के बाद फिर हमारे आते 3 मजीद टॉपिक्स, कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा पाकिस्तान टैक्स को, कतर लॉ, और तीसरा एक सब्जेक्ट टैक्स ट्रीटी ऑफ पाकिस्तान एंड कतर। ये चीज आगे मैं अपने साइड से बताऊंगा जब वहां पे आएंगे। इन तीनों को रखते हुए फिर एक एनालिसिस की तरफ आएंगे कि इन तीनों लॉस को पढ़ते हमारी क्या एनालिसिस निकलती है, और आगे एंड में कि उन सब लॉस को जो हमारे इंटरप्रिटेशंस हैं, जो हम प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन्स पे क्या इम्पैक्ट आएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले टैक्सेशन इंडिविजुअल्स। अच्छा, सबसे पहली बात, अभी फुरकान ने भी हमें ये बात बताई कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अब हर ममालिक के अपने तरीके होते हैं, और वो हर ममालिक अपने तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को कैटेगराइज करता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैंने इसको पाकिस्तान के हिसाब से किया हुआ है, क्योंकि वही जो हमारे 5 ब्लॉक्स ऑफ इनकम है वो पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है जो हम कमाते हैं बिजनेस से, जो आप कारोबार करेंगे। दूसरा आता है जो आप कमाते हैं प्रॉपर्टी से, आपका रेंटल इनकम, जस्ट टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड और टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आप रेंटल कमाएंगे उसमें आएगा। फिर आता है आपको कैपिटल। कैपिटल यानी अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या फिर आपने कोई सिक्योरिटीज परचेज की भी हो, उसका डिस्पोजल हो, तो वो इस कैटेगरी में आता है। एक चौथा भी है, लेकिन वो मैं एंड में बताऊंगा वो। और ये 3 अगर इन चारों में नहीं आएंगे, तो फिर हम सबको कैटेगराइज करते हैं अदर्स में। अदर्स पे डालने की वजूहत ये होती है कि अगर, क्योंकि वो जो 5-4 डेफिनेशन वहाँ पे मौजूद नहीं होती हमारी, तो अदर्स में लेके आते हैं। ऑफकोर्स पाकिस्तान लॉ में हमारे पास लिखी हुई है कि कौन कौन अदर्स में आती हैं, और कतर में भी ये हुआ है। और आखिरी जो हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट है वो है सैलरी। जो हम सैलरी कमा रहे हैं कतर में और पाकिस्तान में, तो वो इन 5 कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन है, जितने भी इनकम हमारी, ये हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, आगे चलते हुए सबसे पहली चीज आती है कि रेजिडेंसी। रेजिडेंसी जो अभी फुरकान ने भी हमें समझाया है कि अगर हम रेजिडेंट जब बनते हैं तो वो क्या होता है, कि आप उस मुल्क के
रेजिडेंट अगर होंगे तो उससे इम्पैक्ट क्या आती है। लेकिन उससे सवाल हमारा बनता ये है कि हम लोग रेजिडेंट बनते किस तरह हैं। तो उसका सबसे पहली चीज हमें देखनी पड़ती है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाना चाह रहे हैं तो उस मुल्क के लॉ को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे मेन चीज है कि उस मुल्क का लॉ क्या कहता है, क्योंकि हर मुल्क का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि वो अपने आप को इंडिविजुअल कहेगा कि ये इंडिविजुअल मेरे मुल्क का रेजिडेंट है, तो इस वजह से इसकी इनकम का टैक्सिंग राइट मेरे पास है। तो ऑब्वियस है उसमें से दो हमारे कैटेगरीज आएंगे, या तो क्राइटेरिया होगा या टेस्टिंग होती है। ये दोनों मैं आगे एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर या तो हमारे पास हाँ या ना, अगर आपका क्राइटेरिया और टेस्ट में मीट कर गए तो यू वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट पर्सन ऑफ दैट कंट्री, और अगर नहीं तो आप नॉन रेजिडेंट है। इनका मकसद बताने का ये है कि अगर रेजिडेंट बनते हैं उस लॉ के हिसाब से तो इम्पैक्ट क्या आता है रेजिडेंसी का। तो एक मेन जो खुलासा है वो यही है, अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आप उस मुल्क में अगर आप जो भी कमा रहे हैं या आप बाहर भी कमा रहे हैं तो आपका लोकल सोर्स और आपका फॉरेन सोर्स इनकम, ये दोनों में टैक्स हो जाएंगी उस मुल्क के लॉ के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड वाइड आपका इनकम टैक्स होगा। और दूसरा आपका आता है नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर आपने जो इनकम वहां डिराइव की हुई है आपको उसी मुल्क में से वही टैक्स होगा। बाकी जब दुनिया में किसी भी कोने में जो भी कमाएंगे वो उस मुल्क का टैक्स नहीं हो सकता। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है हमारी। अच्छा आगे चल रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान टैक्स लॉ का, हालांकि अगेन आई विल से दिस, फुरकान ने बेहतरीन तरीके से समझा है, मैं सिर्फ एक रिफ्रेशर दूंगा ओवरऑल क्योंकि आगे मैं इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आगे चलते हुए मैं बता देता हूँ कि हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है जो पाकिस्तान का हमारा इनकम टैक्स लॉ है, उसमें रेजिडेंसी की हमें डेफिनेशन दी हुई है। उस डेफिनेशन में हमारे पास तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान, कि आप कितना टाइम पाकिस्तान में रहे हैं, सबसे पहले वो। दूसरी ये कि अगर आप एम्प्लॉय हैं या ऑफिशियल हैं किसी गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, रिस्पेक्टिव आप पाकिस्तान में हो या किसी दूसरे ममालिक में, इसमें आप फॉल करेंगे और आपको रेजिडेंट माना जाएगा। और तीसरी जो अभी नए बजट से हमारा है, जो आई बिलीव इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ, वो है फिजिकल प्रेजेंस अब्रॉड, कि आपकी बाहर आपकी प्रेजेंस क्या है। तो उसको इन चीजों को देखते हुए आगे चलेंगे। अब पहली बात तो ये है कि ऑब्वियस फिजिकल प्रेजेंस में पाकिस्तान, पाकिस्तान लॉ में बोलता है कि आपको पाकिस्तान में 183 डेज और मोर टैक्स ईयर में आपको रहना है। अगर आप हैं तो आप पाकिस्तान रेजिडेंट माने जाएंगे। अच्छा पाकिस्तान लॉ में एक और चीज लिखी हुई है, कौन से चीजों को देखा जाएगा जो हम 183 काउंट करेंगे। ये एक स्पेशल हमारे एक्सटेंडेड रूल्स है जिसमें कहते हैं इनकम टैक्स रूल 2002 पाकिस्तान में। उसमें हमें क्राइटेरिया बताया गया है कि जिस दिन आप पाकिस्तान अराइव होंगे, आप जाएंगे, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, कोई छुट्टी का दिन हो, और आई बिलीव ये काफी कॉमन सी चीज है, अगर आपको कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाए, डिस्ट्रप्शन हो जाए, तो अगर आप फिजिकल प्रेसिडेंट है। और हाँ आखिरी चीज, अगर आप घूमने फिरने भी आ रहे हैं पाकिस्तान, तो इन छह को रखते हुए हम लोग ये काउंट कर, हमारे जो है ना 183 डेज की काउंटिंग होती है। हम इन ट्रांसिट यानी आप पाकिस्तान आए और वहां से दूसरे मुल्क चले गए, दैट वुड नॉट बी काउंटेड, क्योंकि टैक्स में हमें कह रहा है कि 183 एग्रीगेट। तो यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है कि अगर मैं ट्रांसलेट करके आ रहा हूँ, कि ऑब्वियसली मैं डे इन अराइवल ऑफ पाकिस्तान में आया हूँ, तो क्या अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो फिर तो इन ट्रांसलेट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है इस चीज से। ये पहला टेस्ट हो गया आपका। दूसरा फिजिकल प्रेजेंस अब्रॉड, के बाहर अगर आपका क्या अब्रॉड, वहां पे आप कितना टाइम हम रहे हुए हो। तो उसमें हमें जो बजट अभी आया है 2022 का, उसमें सिंपली मैं दो क्राइटेरिया बता रहा है। पहली बात मैं बता दूं आपको, दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पाकिस्तानी सिटीजन। वजह इसकी मैं बताता हूँ। लॉ हमें कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप पाकिस्तान में हैं तो आप होगे रेजिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी जो भी हो। इफ यू आर अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अगर आप कतरी भी अगर वहां पे हैं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। वो कहेंगे भाई आप क्योंकि पाकिस्तान प्रेसिडेंट हो गए तो अब आप जो है रेजिडेंट माने गए। ये स्पेसिफिकली जो लॉ निकाला गया है ये सिर्फ पाकिस्तान सिटीजन पे। अभी जैसे फुरकान ने बता रहे थे, सबसे बड़ा इश्यू जो आया है वो रिसेंटली इसी का है कि लोग करते हैं टैक्स ट्रीटी अब्यूज। टैक्स ट्रीटी में आगे चलूंगा, लेकिन थोड़ा खुलासा वो बता दूं कि ट्रीटी अब्यूज वो करते हैं जिसमें वो कोशिश करते हैं कि हम जो बाहर कमा रहे हैं वो कहीं टैक्स ना हो। तो ट्रीटी अब्यूज जिसको हम टैक्स वाले अल्फाज में बोलते हैं, ट्रीटी शॉपिंग भी हम लोग बोलते हैं, कि वो देख रहे हैं कहाँ पे हम जाएं हमें टैक्स ना देना पड़े। तो उन लोगों को लाने के लिए इन्होंने एक लॉ निकाला है। उस लॉ का सिंपल से अगर मैं बताऊं तो वो ये दो चीजें मैं बता रहा है। सबसे पहली चीज है वो कहता है या तो आपका अगर प्रेजेंस बाहर मुल्क 183 डेज से कम है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप उस कंट्री में रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट टैक्स पेयर का वर्ड इस्तेमाल किया गया,
अगर इन दोनों में आप फॉल नहीं, अगर ये दोनों क्राइटेरिया और के वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर फॉल होगा तो फिर आप पाकिस्तान लॉ के हिसाब से माने जाएंगे एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट इंडिविजुअल, और फिर आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम आपकी टैक्स होगी। ये इसका वो मकसद था। अब आगे चलते हुए, अब यहाँ पे मेरा आगे काम कतर टैक्स लॉ। अच्छा, कतर टैक्स लॉ के अगर सिंपल से बता दूं, काफी टाइम से है, एक रिसेंटली 2018 में इसको वापस रीएम किया गया था, उसमें मजीद चेंजेस लेकर आए थे, और उसी में हमें इंडिविजुअल का भी बताया गया है। तो उसमें भी हमें क्राइटेरिया, अब आगे अगर बताऊं तो वहां पे भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बात याद रखें कि रेजिडेंट इंडिविजुअल डिफाइन किया गया है कतर लॉ की इनकम टैक्स लॉ नंबर 24 2008, यहाँ पे इसका लॉ का नाम है। उसमें भी 3 क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है फिजिकल प्रेजेंस कतर। दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द पाकिस्तान लॉ, लेकिन इसके अलावा बाकी 2 डिफरेंट है हमारे पास, जिसमें दूसरा क्राइटेरिया हमारा आता है वो है आपका वाइटल इंटरेस्ट क्या है, वो मैं आगे को बता रहा हूँ। तो आपका दूसरा वाइटल इंटरेस्ट, और तीसरा आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंसी इन कतर। ये 2 मुख्तलिफ है पाकिस्तान के लॉ से, तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, फिजिकल प्रेजेंस कतर एग्जैक्टली द सेम एज द पाकिस्तानी लॉ। 183 days और मोर इन अ फिस्कल ईयर अगर आप कतर में प्रेजेंट है तो आप माने जाएंगे कतरी रेजिडेंट। आगे चलते हैं, दूसरा प्लेस ऑफ रेजिडेंसी। अब ये सिंपली अगर मैं बताऊं आपको कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका अपना परमानेंट घर है यहाँ पे, टेम्पररी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्पररी आप रेंटल वाले हो जाते हैं, परमानेंट यानी आपका खरीदा हुआ है घर। अगर आपका घर यहाँ पे परमानेंट है तो आप कतरी रेजिडेंट माने जाएंगे। हालांकि आप भले अगले साल फॉर नेक्स्ट 10 years अगर आप बाहर ही हैं, आपके नाम पे अगर परमानेंट यहाँ प्रॉपर्टी है तो आप माने जाए कतरी रेजिडेंट एज पर द लॉ। दूसरा, वाइटल इंटरेस्ट। वाइटल इंटरेस्ट अगेन इन कतर, नॉट एनीवेयर एल्स, इन कतर। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि वाइटल इंटरेस्ट को लॉ ने डिफाइन नहीं किया हुआ। हमारे पास डेफिनेशंस में, हमारे पास सर्कुलर्स या कतर में उसमें लिखा हुआ नहीं है कि वाइटल इंटरेस्ट क्या है, लेकिन जो प्रैक्टिस है उससे हमारी डेरिवेशन आई हुई है कि सिंपली पुट असेंशियल ऑफ समवन्स लाइफ दैट इज मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी आपका जीना उठना मरना अगर कतर में हो। ये वो लोग होते हैं ज्यादातर जो माइग्रेट के कतर आ गए, जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो यहाँ पे पल्ले बढ़े हैं, या फिर जो जिन्होंने बचपन अपना यहाँ गुजार लिया, यहाँ पल्ले बढ़े, या फिर जिन्होंने पाकिस्तान सबको छोड़ के अब वो कतर शिफ्ट हो गए, किसी वजह आ जाए, एम्प्लॉयमेंट हो या कारोबार हो, अगर उन इस तरह का इंटरेस्ट उनको आ गया तो फिर यहाँ पे भी रेजिडेंट माने जाएंगे। ये 3 क्राइटेरिया हमें बता दी गई हैं कतर लॉ में। अच्छा, आगे चलते हुए हमारा सबसे हॉट टॉपिक आता है कि अगर आप पाकिस्तान में भी रेजिडेंट बन रहे हैं और अगर आप कतर में भी रेजिडेंट बन रहे हैं, ये हो सकता है। वजह क्या है इसकी? फॉर एग्जाम्पल खरीदा हुआ है, आप रेजिडेंट हो कतर के, लेकिन आप चले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में आपने काम करना शुरू कर लिया। रीजंस आप वहां पे रह कुछ टाइम आप रह रहे हैं, मैं भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म का फुरकान बहुत जबरदस्त उस तरीके से मुझे बताया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप आगे काम करने जा रहे हैं और आप 183 डेज साथ चले गए तो आप पाकिस्तान रेजिडेंट भी बन जाते हैं। इस सिनेरियो में हमारे पास इश्यू आता है कि भाई मैं कतर का भी रेजिडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान का भी रेजिडेंट हूँ, मेरे टैक्स दोनों जगह होंगे क्योंकि मेरा वर्ल्ड वाइड इनकम होगा। इस वजह से हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल लॉ का एक हमारा तरीका होता है, इसमें हम लोग इश्यू करवाते हैं डबल टैक्स ट्रीटी। हर ममालिक अपने एक दूसरे ममालिक के साथ करता है, कॉन्ट्रैक्टिंग अदर कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज साथ मिलके एक टैक्स ट्रीटी साइन करते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल है, जो टैक्स पेयर है, उसको बेनिफिट दिया जाए। क्यों? ताकि उसको नुकसान ना हो। अगर वो पाकिस्तान में टैक्स भर रहा है, अगर वो कतर में टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए तो इश्यू होगा इस चीज का। उसके डबल टैक्स ट्रीटी बनाई गई है और इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अच्छा, सवाल ये बनता है कि डबल टैक्स ट्रीटी क्यों देखें? ऑब्वियसली अगर लॉ हमारा पाकिस्तान में भी है तो कतर का भी हमको उन दोनों को देखना चाहिए। टैक्स ट्रीटी का काम क्या होता है? सिंपल सी वजह है उसकी, ये अल्फाज है, लग स्पेशल डेगोरा लेगी जनरली। ये एक लैटिन वर्ड है which literally means special registration over a general registration. कतर का लॉ नंबर 24/2008 इनकम 2001, ये जनरल रजिस्ट्रेशन था। टैक्स ट्रीटी इज मेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ। वियना कन्वेंशन 1969 जब ये आया था तो उसका मकसद ही ये था कि ये इस तरह के इश्यूज हम टैकल करें। उस वजह से क्योंकि ये टैक्स ट्रीटी स्पेशलाइजेशन माना जाता है, तो ये ओवरराइड करता है हमारे कतरी लॉ को भी और पाकिस्तान लॉ को भी। और उसी के देखते हुए अगर हमारे इस तरह इश्यूज ज्यादा रेजिडेंसी के तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं हम चले।
तो उसमें ये लिखी हुई है कि आपके सैलरी इंडिविजुअल जो भी होगा उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है इन लोगों ने लॉ के अंदर। उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 15 डिपेंडेंट पर्सन सर्विसेज। जस्ट टू गिव यू हिंट, ये लॉ जो बना था, जो ट्रीटी बनी थी, पुराने हमारे मॉडल के हिसाब से बना था। रिसेंट जो मॉडल्स बन रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, बट बिकॉज इट स्टिल रेलेवेंट टू दिस स्टेट, आज भी इफेक्टिव है ये वाला। तो टैक्स ट्रीटी में वर्ड्स में डिपेंडेंट पर्सन सर्विसेज का। डिपेंडेंट पर्सन सर्विसेज उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स को जो सैलरी, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशंस कमा रहे हैं। उसमें एक बड़े मजे की चीज है कि अगर आप कतर में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो वो एक चीज कहता है आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कहाँ की है। सिंपली अगर जैसे फुरकान में बता रहे थे, सेक्शन 101 में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप एज अ इंडिविजुअल पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट भले आपको बाहर हो रही हो, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम मानी जाएगी। उसी को मंत्र रखते हुए ये चीज आर्टिकल 15 में भी लिखी हुई है, और ये कतर लॉ में नहीं लिखी हुई, यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका कहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप कतर में कर रहे हैं या पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से हमारे दो बॉक्स है। यहाँ तो आप कतर में कर रहे हैं, कतर में एक्सरसाइज किया आपने, तो सैलरी भी टैक्स में कतर, तो टैक्स तो ये कतर वालों का बनेगा कि हाँ, ये कि हमारे यहाँ ये टैक्स, हमारे यहाँ बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो हम यहाँ पे टैक्स, उनको टैक्सिंग राइट है। अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपका टैक्स होगा पाकिस्तान में। ये ट्रीटी का एक खुलासा है। इन सबको बताने का मकसद एक ही है कि हमें एक सोल्यूशन चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। ऑब्वियसली लॉज जो हमें बता रहे हैं तो उसमें काफी हमें डिफिकल्टीज आती हैं, और समझने में आता है कि हमारा टैक्स कहाँ होगा, पाकिस्तान में करवाएं कतर में करें। तो उसको थोड़ा एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। टू ब्रीफली एक्सप्लेन, कंपैरिजन मैंने बनाया सोर्सेस का। अब अगेन जो आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम, ये पाकिस्तान लॉ के हिसाब से बनाया गया। उसमें अगर आप देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम ऑफ द सोर्सेज, मैं अभी सैलरी की तरफ आ रहा हूँ। ये चार पाकिस्तान लॉ में भी टैक्स होता है, ये कतर लॉ में भी टैक्स होता है। हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इनकम सैलरी कि हमारे majority जो हमारे इंडिविजुअल्स है कतर में है, वो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, कारोबारी लोग कम है यहाँ पे, तो उनको टारगेट करते हुए एक चीज करवाता है हमें लॉ में। कतर लॉ में एक बात नहीं लिखी हुई कि आपका इनकम सैलरी क्या होगा। अब इसको देखते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं थोड़ा। सबसे पहले आपका आएगा टेस्ट, आप कहाँ पे आपका बनता है टैक्सिंग राइट, कहाँ रेजिडेंट कहाँ की बनता है। सबसे पहले आता है फिजिकल आपका प्रेजेंस का। अगेन पाकिस्तान सिटीजन की बात कर रहा हूँ मैं, जब है कतर में, ठीक है। सबसे पहली बात ये आएगी कि आप एज इंडिविजुअल, आपके कतर में, आर यू इन कतर फॉर 83 days और मोर एन टैक्स ईयर। ये पाकिस्तान लॉ को मैं मतलब रखते हुए पूछ रहा हूँ। अगर ये सवाल आपका यहाँ होगा यस, यहाँ होगा नो। अगर आप कतर में हैं 183 days और मोर, तो आप कतरी रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर नहीं, तो आप पाकिस्तान रेजिडेंट माने जाएंगे। भले आप पाकिस्तान बाहर हैं, लेकिन आप कतर में नहीं हैं, आप किसी और मुल्क जा रहे हैं। अगर आप वो इंडिविजुअल है जिनको बार बार किसी ममालिक जाना पड़ रहा है, तो आप उस फॉल में आ सकते हैं। ये पहला नंबर, ये टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 2, अगेन अदर क्राइटेरिया रेजिडेंस। ये मैंने देखा था जो आपको बजट में आया। बजट में सिंपली वो रेजिडेंट एक्सपेंड कतर, पाकिस्तान सिटीजन है क्या आप कतर में, क्या रेजिडेंट टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ रहे हैं, जो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखी हुई है। अगर यस, तो आप हैं कतरी रेजिडेंट। इफ नो, सिंपली पूरा पाकिस्तान रेजिडेंट बन जाते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है। अच्छा, अब तीसरा टेस्ट है हमारा पाकिस्तान सिटीजन का। ये उनके लिए आता है जो अभी मैंने बताया टैक्स ट्रीटी के हिसाब से, अगर आप दोनों तरफ रेजिडेंट बन रहे हैं, पाकिस्तान में भी कतर में भी, तो उसमें हमें देखा जा रहा है कि भाई आपका प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। इसका टेस्ट है भाई, आप अगर मैं कतर में बैठा हूँ, मैं सैलरी इंडिविजुअल हूँ, मैं कतर में बैठ के यहाँ बैठ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो क्या मैं कतर में कर रहा हूँ या पाकिस्तान में कर रहा हूँ। सिंपली पुट, अगर मैं कतर में अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कतर से इनकम आनी जाएगी मेरी। हाँ, अगर पाकिस्तान में बैठे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान से इनकम आनी जाएगी। दिस इज वेरी रेलिवेंट जब आप पाकिस्तान जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हमारे हैं पाकिस्तानी जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होते हैं। वर्क फ्रॉम होम वाले मैटर्स में आप बैठे एक्सेस करें पाकिस्तान में, तो वहां पे जाके अगर एक्सेस करने बैठ गए, तो फिर ये क्योंकि लॉ भी आपको कहता है पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 101, आपने एक्सेस किया पाकिस्तान में, तो आपको वहां पे आपको वहां पे एक्सेस किया जाएगा। दिस इज इन लाइन विद डबल टैक्स ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आ रहा है। ऑब्वियस है इन सबको टेस्ट में नहीं करवाया। अच्छा, पहली बार याद रखिएगा, जब हम टेस्ट करते हैं सब चीजों को, तो हम इन तीनों को साइमल्टेनियसली टेस्ट नहीं करते।
हम इनको इंडिविजुअल बेसिस में देख रहे होते हैं। अगर आप टेस्ट नंबर 1 में फॉल हो गए बेहतरीन, नहीं तो आप नंबर 2 देखें, नंबर 2 नहीं तो नंबर 3 देखें। अगर आप तीनों में फेल हो रहे हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम कतर रेजिडेंट है पाकिस्तान रेजिडेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह मैं बता रहा था कतर रेजिडेंट के हवाले से, अगर आप सब में नो हो गए तो आपका जो भी आप कमा रहे हैं और पाकिस्तान में टैक्स होगा। पाकिस्तान लॉ के हिसाब से कतर लॉ में कोई डेफिनेशन वहां पे थोड़ी वहाँ लिखी हुई नहीं है, और अगर टैक्स ट्रीटी के हिसाब से करूँ तो उस हिसाब से हमारा होगा पाकिस्तान सोर्स में। ऑफ कोर्स इन सब का इम्पैक्ट हम पाकिस्तानियों के ऊपर क्या है जो हम यहाँ कतर में रह रहे हैं। तो इन सब चीजों में बताने मकसद ये है कि हमें चेक करना होगा कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कतर में, मैं कतर रेजिडेंट हूँ, तो क्या कतर रेजिडेंट होके मेरी सैलरी टैक्स होगी कतर में? तो ऑब्वियसली मेरे क्राइटेरियाज आते हैं। अगेन दो एक हमारे क्राइटेरिया, मैं पाकिस्तान सिटीजन हूँ, मैं कतर में रह रहा हूँ 83 डेज में, यहाँ उसके लॉ के हिसाब से रेजिडेंट टैक्स पे हूँ कतर में, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ तक वाइटल इंटरेस्ट है कतर में, और यू हैव अ परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंसी इन कतर, तो आप कतरी रेजिडेंट बन रहे हैं। दूसरा, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सेस किए कतर में। ये दो क्राइटेरिया अगर आप मीट करें, इन दोनों में कहीं भी आप फॉलो हो गए, तो उसका खुलासा ये आता है आप जो भी सैलरी कमाएंगे वो आपको सारा टैक्स होगा कतर में। ये आपको ये असूलन होना चाहिए। लेकिन जो हमारा कंक्लूजन आता है इस चीज का, सिंपली पुट, in the absence of any taxation on income salary in Qatar, no taxation on the income of salary earned in Qatar। उसकी वजह क्या है? इनकम टैक्स का मकसद ये होता है कि जब तक वो इंक्लूसिव लॉ है, हम लोग उससे बोलते हैं इंक्लूसिव लॉ, जब तक वो अपने स्कोप में किसी इनकम को लेके नहीं आता तब तो टैक्स नहीं हो सकता। ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करूँ तो वहां पे मैं इनकम ऑफ सैलरी, इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम अदर सोर्सेज वो इंक्लूड करवाता है कि जब तक उसको वहां इंक्लूड नहीं करवाया जाता तब तो टैक्स हो नहीं सकता, वो लॉ के खिलाफ ही हो जाएगी। इसी वजह से अगर मैं कतर लॉ की बात करूँ, लॉ नंबर 24/2018, उसमें इनकम ऑफ सैलरी को नहीं स्कोप पे लेकर आए, और क्योंकि लॉ स्कोप में लेकर नहीं आए तो आपको टैक्स यहाँ पे नहीं होगा। इसी वजह से अगर आप जो भी कमाएंगे, इवन कतर का राइट है, इन द फ्यूचर वी नेवर नो व्हाट इफ द लॉ देयर माइट बी सम अमेंडमेंट्स, आपका लॉ चेंज हो जाए, लॉ चेंज हो गया तो आपको उसमें कहा कि भाई हम इनकम सैलरी भी कर सकते हैं टैक्स, तो फिर आपको टैक्सिंग राइट यहाँ पे कतर में है। एंड फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आप यहाँ कतर में है, तो वी आर एंजॉइंग दिस कि हम जितना कमा रहे हैं हमारा वहाँ कतर में टैक्स नहीं हो रहा। एंड विद दिस बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई एम लुकिंग दैट आई हैव रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो पार्टिसिपेंट्स भी काफी इसमें हमारे साथ हैं। चलते हुए आगे बस मैं इतना बता दूं कि दीज आर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैं यहाँ कतर में ही होता हूँ, यहाँ डेलॉयट टूश की कतर ब्रांच में काम करता हूँ। मेरा फोन नंबर भी है, यू कैन सी माई ईमेल आईडी, मेरा पर्सनल भी है, मेरा ऑफिशियल भी है जो मेरे डेलॉयट के साथ है। और ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो लिंक्डइन में आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ओवर टू यू शिराज, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू शाज़ेब, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। काफ़ी डिटेल में आपने हमें समझाया और लिंक किया कतर लॉ और पाकिस्तान लॉ को। आई होप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी काफ़ी बेनिफिट मिला होगा उनको। सो अभी हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमसे पूछे हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो एक क्वेश्चन है, अ पर्सन who has been in any country other than Pakistan for 183 days but not a tax resident of any country including Pakistan, so will he be considered tax resident for tax year 22 or only 23 onwards? तो ये जो अभी अमेंडमेंट आई है, जो जिसके बारे में अभी हमने जिक्र भी किया था कि टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन के अंदर अमेंडमेंट आई है 1 जुलाई 2022 को, तो ये अमेंडमेंट अप्लाई होगी टैक्स ईयर 2023 और उससे आगे आने वाले टैक्स ईयर्स के ऊपर, अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं आती। तो जो इन्होंने सिनेरियो बताया उस सिनेरियो के हिसाब से अगर टैक्स ईयर 2022 में वो किसी भी कंट्री के अंदर 183 डेज से ज्यादा रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान में डेफिनेटली 182 डेज से कम रहे, 182 डेज रहे हैं उससे कम रहे, तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं होंगे, चाहे वो किसी और कंट्री के भी रेजिडेंट ना हो। 2023 के लिए हम ये देखेंगे कि वो पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान का सिटीजन है, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, तीसरी बात ये है कि किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, और तीसरी बात ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर 183 डेज या उससे ज्यादा नहीं गुजारे, और चौथी बात ये है कि किसी भी कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से वहां का टैक्स रेजिडेंट नहीं है।
तो वो चूंकि पाकिस्तान का सिटीजन है तो फर्स्ट राइट ऑफ टैक्सेशन पाकिस्तान का आएगा और वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा. होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. Okay, fine. I hope this answers your question. Okay, next question है, what is treatment of profit on debt if the investment is made through RDA? RDA I think is a Roshan Digital Account. तो अगर उसके थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं? आई थिंक मेरी जो स्लाइड थी प्रॉफिट ऑन डेट वाली वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी थी और समराइज भी थी. तो अगर उसको देख लिया जाए तो उसके अंदर से उनके सारी सिचुएशंस के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. आरडीए चूंकि एक फैसिलिटी है, रोशन डिजिटल अकाउंट डिजिटल फैसिलिटी है, तो उस अकाउंट के थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं. तो सिर्फ आरडीए लिखने से पता नहीं चलेगा कि कौन सा अकाउंट है. तो स्पेसिफिक अगर कुछ होगा कि वो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है या जस्ट पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो फिर उसकी स्पेसिफिक जो टैक्सेशन है वो देखनी पड़ेगी, जो कि स्लाइड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. हम ये स्लाइड शेयर भी कर देंगे. तला, आई थिंक हम ये स्लाइड शेयर कर रहे होंगे मेंबर्स के साथ. हाँ जी, हम लोग ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे ग्रुप में. जो हमारे कतर चैप्टर का ग्रुप है उसमें हम शेयर कर देंगे इनके साथ. नॉर्मली जो बेनिफिट है वो ये है कि 10% टैक्स विदहोल्ड होता है प्रॉफिट ऑन डेट पे, और वही 10% टैक्स जो है फुल एंड फाइनल टैक्स होता है, जो जनरल प्रिंसिपल है. ओके, थैंक यू फुरकान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन FPR IRS return form for non-resident having no source of income in Pakistan also includes wealth statement along, although non-resident is not required to file wealth statement. I think ये आपने एडवाइस कर दिया था फुरकान कि wealth statement is not required for non-resident. नहीं, इनका सवाल कुछ और है. ये एक ग्लिच है आईआरएस के अंदर. उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न ऑफ इनकम के दोनों के जो फॉर्म्स है वो एक ही साथ दिए हुए. ओके, अलग यस, अलग. तो कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, बावजूद इसके कि उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने भी जाता है तो नीचे वेल्थ स्टेटमेंट की भी चीजें आ रही होती है. तो ये ग्लिच है आईआरएस के अंदर. इसका हम करते ही हैं कि पिछले 2-3 सालों से होता हुआ आ रहा है. इसका हम करते ही हैं कि जो नॉन रेजिडेंट का एट्रीब्यूट्स के अंदर चेक मार्क है उसको हम टिक कर देते हैं, और जो नीचे वेल्थ स्टेटमेंट की जो तीन फील्ड्स आ रही होती है वेल्थ स्टेटमेंट की, पर्सनल एक्सपेंसेस और एसेट्स और रिकंसिलिएशन, इन तीनों के अंदर हम 0 फीड इन कर देते हैं अगर हमें वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी. तो इसका वे आउट यहाँ पे टैक्स एडवाइजर्स ने और जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने ये निकाला हुआ है. हालांकि ये ग्लिच है आईआरएस की तरफ से, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग फॉर्म्स है. फॉर्म्स जो आते हैं एफबीआर की तरफ से वो भी अलग अलग नोटिफिकेशंस के थ्रू आते हैं. तो लेकिन इन्होंने आईआरएस के अंदर जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके अंदर उसको एक ही फॉर्म का हिस्सा बनाया हुआ है सारी चीजों को. ओके, फाइन. सो मेंबर, अगर आपको कोई फर्दर इस पे गाइडेंस चाहिए सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, so we can further elaborate it to you. Okay, so एक क्वेश्चन है, I recently purchased a plot on my wife's name in Pakistan through my Qatar salary from my foreign remittance. Me and her are both non-residents and she is not a taxpayer while I file my return. So question is, how do I show this in my tax return? अच्छा, पहले तो हम दो चीजों को कैटेगराइज कर लेते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न के अंदर क्या क्या चीजें दिखानी होती. अब इन्होंने जैसे बताया कि इन्होंने प्लॉट परचेज किया है, तो ये अपनी वेल्थ की बात कर रहे हैं. इसके अंदर कहीं पे भी इनकम या एक्सपेंसेस की बात नहीं आ रही. तो चूंकि रिटर्न ऑफ, सिर्फ नॉन रेजिडेंट पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत है और वो भी सर्टेन सिचुएशंस के अंदर. तो अगर उनकी कोई और इनकम नहीं है और उनको फिर भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है तो वो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं. और ये जो प्लॉट और इनकी प्रोसीड्स हैं वो चूंकि वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट होता है और वेल्थ स्टेटमेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन को फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो उनको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना. Alright, thank you Furqan. Okay, next question है, if for example someone doing partnership with someone in Pakistan, will he be considered Pakistan resident? And
tax will be on Pakistan source or Qatar source income? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक जो रेजिडेंट इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन होता है उसकी अलग एक शनाख्त होती है, अलग आइडेंटिटी होती है, और जो एओपी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप होती है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उसका एक अलग एनटीएन होता है। तो अगर वो खुद बंदा नॉन रेजिडेंट पर्सन है, अगर वो खुद बंदा नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसके ऊपर तो नॉन रेजिडेंट वाली सारी चीजें अप्लाई होंगी, जो भी इसकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है या टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन एओपी में चूंकि उसका एक पार्टनर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में ही रहता है, और अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि अगर कोई भी पार्शियल मैनेजमेंट भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक दिन भी हो तो वो एओपी रेजिडेंट तस्वुर की जाएगी। तो वो एओपी जो भी कमाएगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, और एओपी का स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। तो उस एओपी को नॉर्मल रिटर्न फाइल करना होगा, नॉर्मल जो उसके ऊपर टैक्सेशन स्लैब्स है पाकिस्तान के अंदर वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे, और फिर टैक्स होने के बाद जो शेयर मिलेगा नॉन रेजिडेंट पर्सन को, वो शेयर नॉन रेजिडेंट पर्सन के हाथ में एग्जेम्प्ट इनकम होगा। तो चूंकि वो नॉन रेजिडेंट पर्सन के हाथ में एग्जेम्प्ट इनकम होगा, तो इस वजह से उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपने उस शेयर को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाने की जरूरत नहीं है, और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। और वेल्थ स्टेटमेंट तो वैसे ही हम काफी देर से सुनते हुए आ रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को फाइल करने की जरूरत नहीं है। यस, सिर्फ एओपी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगी, उसके अंदर अपने बैलेंस शीट आइटम दिखाएगी, इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखाएगी, और उसका जो पोर्शन है वो एओपी उसको ट्रांसफर करेगी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, और वो नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान के अंदर वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा। फाइन, थैंक यू फुरकान। ओके, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इस सेशन में मेंबर्स भी हैं और नॉन मेंबर्स भी हैं, सो मे बी ये एक बहुत क्लियर नहीं होता हर किसी को ये कि व्हाट इज वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफाई किया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो चीजें डिक्लेयर करनी है वो चीजें स्पेसिफाइड है कि जो भी एसेट्स हैं 30 जून को आपके नाम पर या आपकी ओनरशिप में, उन एसेट्स को आपने डिक्लेयर करना है। जो भी लाइबिलिटीज हैं आपके नाम पर या जिन लाइबिलिटीज की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उन लाइबिलिटीज को आपने डिक्लेयर करना है। फिर जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं, उन एक्सपेंसेस को आपने डिक्लेयर करना है। फिर उसके बाद आपकी जो साल के शुरू में वेल्थ थी, नेट वेल्थ थी, नेट एसेट्स थे, उसको साल के आखिर की नेट एसेट्स से रिकंसाइल करने के लिए एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी है। इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए एक फॉर्म स्पेसिफाइड है, ऑनलाइन फॉर्म भी एक स्पेसिफाइड है। उस ऑनलाइन फॉर्म को हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। राइट। सो अगर हम इसको समराइज करें तो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है अलोंग विद योर टैक्स रिटर्न, लेकिन नॉन रेजिडेंट्स के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं होता। नहीं। So एक क्वेश्चन है, if I have already filed wealth statements in prior years, can I stop filing this from this tax year? वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट हर साल के लिए है कि अगर वो जिस साल वो नॉन रेजिडेंट है उस साल उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। अगर वो अगले साल रेजिडेंट बन जाता है या उससे पिछले साल वो रेजिडेंट था तो उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी थी। तो अगर वो चाहता है कि पिछले सालों में उसने गलती से या इंटेंशनली या किसी भी वजह से उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की, लेकिन उसने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर ली और अब वो चाह रहे हैं कि अभी मुझे वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट पर्सन हूँ, तो वो ये कर सकता है कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ना करे। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह इन केसेस में एडवाइस करते हैं कि चूंकि आपको आगे जाके आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि आप रेजिडेंट बनेंगे पाकिस्तान के और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फिर आपको फाइल करनी पड़ेगी, तो आप अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रखें, एक ट्रेल मेंटेन रखें, क्योंकि फिर बाद में आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। राइट। इंटरनली आप अपने पर्पस के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन रखें। वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ना करें, इसका सिंपल जवाब ये है। कंप्लीट करके रखें, बट यू डोंट नीड टू फाइल ऑफिशियली। Right. So there is another question. If I have purchased land or constructed property in Pakistan
through remittance from normal channel like exchanges, but there is no rental income in Pakistan, then is the purchase subject to withholding tax? इनके 4 questions हैं, so let's go one by one. So is this purchase subject to withholding tax? परचेज के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स तो लगेगा, चाहे वो नॉन रेजिडेंट पर्सन हो चाहे जो भी हो, उसके ऊपर जो 2% टैक्स स्पेसिफाइड है वो लगेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उनका नाम है तो 2% लगेगा, अगर नहीं है तो 7% लगेगा। अब अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये देखा था कि किन पर्सन्स को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने के लिए या डबल टैक्सेशन से बचने के लिए एनटीएम की और रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर वो उन कंडीशन से पूरा उतरते हैं कि यानी कि वो एक ऐसे नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिनके पास नाइकॉप, सीएनआईसी या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है और वो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी की परचेज में, तब उनके ऊपर सिर्फ 2% विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि उन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की। तो इन्होंने सवाल पूछा था कि विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो सिंपल सवाल ये कि लगेगा, 2% लगेगा। 2% लगेगा, right? And is there requirement to file return if there is no other Pakistan source income? अगर कोई और पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है और वो रेजिडेंट पर्सन भी नहीं है, तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करना, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका रेफरेंस है सेक्शन 115। So immovable प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई भी यहाँ पे है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना, you are not required for non-residents. जी। And if the property generates rental income, is it subject to tax? वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, सब्जेक्ट टू टैक्स भी होगी, उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन भी होगी और उसकी वजह से रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करना होगा और उसके ऊपर जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो भी अगर एक्सेस होती है तो वो पे करनी पड़ेगी डिफरेंस। And then you have to file your tax return as well. यस, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट फिर भी फाइनली करनी उनको क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। Fine. और जब इसको डिस्पोज करते हैं, so is CGT applicable and does it entail tax return filing? डिस्पोजल में भी मैंने जैसा भी कहा कि अगर वो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, नाइको होल्डर जो उनके पास पीओसी है या सीएनआईसी है और वो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं जो परचेज की गई है फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू, तो उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग होगी वो 10% होगी और उससे जो कैपिटल गेन जनरेट होगा उस विदहोल्डिंग का जो टैक्स कटा है वो उस कैपिटल गेन के लिए सफिशिएंट होगा। यानी कि उस कैपिटल गेन के ऊपर उसको कोई और इजाफी टैक्स पे नहीं करना और ना ही उस कैपिटल गेन की वजह से उसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट। तो उसको रिटर्न भी फाइल नहीं करना, उसकी जो टैक्सेशन होगी वो भी सिर्फ 2% ही होगी और उसके अलावा उसको कुछ और पे नहीं करना। Okay, wonderful. Thank you, Furqan. So एक और क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट का, I have registered in FBR and filed my income tax return in 2014, but after that I have not filed any return. I came to Qatar. Now I want to file the return. Is it compulsory to file all my old tax years return? So 2014 के बाद उन्होंने नहीं किया। कंपल्सरी है क्यों? सॉरी जी मैं कह रहा हूँ कंपल्सरी है क्यों, इस वजह से क्योंकि सेक्शन 114 कहता है कि अगर किसी के पास एनटीएम है तो उसको रिटर्न फाइल करना है। अब चाहे उसकी इनकम है या नहीं, अगर उसकी कोई इनकम नहीं है तो उसको नील रिटर्न फाइल करना है, लेकिन रिटर्न फाइल करना है तो उसको पिछले सारे सालों के रिटर्न फाइल करने होंगे। जिस साल इनकम है उस साल उतनी इनकम दिखानी होगी, जिस साल इनकम नहीं है उस साल नील रिटर्न फाइल करना होगा। ओके फाइन, आई होप ये क्लियर है इस पे हम लोग। सो एक और क्वेश्चन है कि आई एम नॉन रेजिडेंट एंड हैव प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान ऑन रेंट, देन डू आई नीड टू डिक्लेयर वेल्थ स्टेटमेंट? आई थिंक ये ऑलरेडी आंसर कर दिया है फुरकान ने, सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर wealth statement if you are non-resident. Do we need to pay property tax in Pakistan as non-resident? Property tax, it's not income tax. प्रॉपर्टी टैक्स
अलग है, वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी Right, right. बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। Yes. So property tax is payable. I think we have answered most of the questions here. So एक question है RD account पर. So if we invest in a deposit account in Pakistan in a foreign currency account through remittance, then what are the tax implications? टैक्स इम्प्लीकेशन इसके भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड के अंदर। ये जो डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, मैं रिकॉल कर लेता हूँ एक दफा। For sure. Remember, I hope कि आप लोगों के जो क्यूरीज हैं ये प्रॉपर्ली आंसर हो रही होंगी। If still कोई आंसर आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल सका, so we can touch separately on that. आप लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, so you can access us easily. बैंक डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं कि किसी बैंक डिपॉजिट्स में अगर इन्होंने रुपी अकाउंट, ऐसे रुपी अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू आया है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा वो 0% के ऊपर उसकी डिडक्शन होगी, और वो जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम इनकम टैक्स। उसके ऊपर ना कोई डिडक्शन होगी, ना उसके ऊपर कोई टैक्सेशन होगी। टैक्सेशन, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको इस पे। रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न फाइल का हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो कि नाइकॉप होल्डर है, उसकी 4 स्पेसिफाइड इनकम्स के अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करना। तो 4 स्पेसिफाइड इनकम में ये इनकम भी है, तो उसको ओके फाइन, वेरी क्लियर नाउ। All right, so we have answered most of the question now. So I hope it is a very wonderful session. शराज, इसमें एक चीज ऐड कर लें, और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल, एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहा है, और उसमें वो प्रॉपर्टीज जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं वो शो करना चाह रहा है। तो जब वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन बनेगी, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कतर की सैलरी है, उसको हमें दिखाना होगा, लेकिन हमें एग्जम्प्ट करके दिखाना होगा। तो ये करना चाहिए, या मतलब क्योंकि मतलब जैसे ये सेमिनार में डिस्कस हो रहा था कि अगर हम लोग फ्यूचर में आई मीन वी आर फोरसीइंग कि हम लोग रेजिडेंट बन जाएंगे, सो उस वक्त फिर ये प्रॉपर्टी हमारी अगर टैक्स रिटर्न में आएगी तो वो फिर उस बंदे के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये रिकंसिलिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर दिया जाए। रिकंसिलिएशन के लिए ये होता है कि आपकी जो ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट, ओपनिंग एसेट्स जो हैं आपके, वो आपको फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे दिखाने होते हैं। यानी कि जिस साल, पहले साल आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, उस साल अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज फॉरेन और लोकल दोनों दिखाएंगे, तो उसको वेल्थ स्टेटमेंट में तो आप दिखा देंगे। फिर जब आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग की रिकंसिलिएशन के लिए क्लोजिंग तो ऑटोमेटिक उठ के आ रहा होगा, और उसको रिकंसाइलिंग आइटम के अंदर जो ड्यूरिंग द ईयर आपकी एक्टिविटीज हैं, सिर्फ उस साल की ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटीज में आप उसकी आपकी चूंकि फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, उसको आप डिक्लेयर करके दिखा रहे होंगे, और बाकी जो अमाउंट है आपकी वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ओपनिंग बैलेंस आप खुद से इनपुट करेंगे। तो इस तरह रिकंसाइल हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट। लेकिन हम ये एडवाइस करते हैं कि जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है फाइल करने की, आप ना करें, टू बी सेफ। Okay, fine. So ये टैक्स रिटर्न फाइल करना इज वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। सो इस पे ICAP का एक सेमिनार भी अरेंज हो रहा है on 12th of September. So what we will do, we will share that link with all the members, and we will also share in other Pakistani community groups. So आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। Still अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हम लोग फुरकान और शाहजेब से फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं इस पे। सो शाहजेब ने ऑलरेडी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर कर लिए हैं, सो फुरकान से भी हम लोग इन टच रहेंगे। Is Furqan providing services on individual basis? फुरकान, आप आंसर करना चाहेंगे इसको?
मैंने आंसर कर दिया है, मैं इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करता, मैं अशफाक तोला साहब के साथ, तोला एसोसिएट्स के साथ अभी एसोसिएटेड हूँ, तो नहीं कोई इरादा है फ्यूचर में। So अगर आपसे गाइडेंस चाहिए होगी तो हम थ्रू तोला एसोसिएट्स आपसे ले सकते थ्रू तोला एसोसिएट्स आप श्योरली आ सकते हैं। श्योर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स सेव करें टू सपोर्ट ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट। अगर हम फ्यूचर में रेजिडेंट बन जाते हैं तो हमें अभी अभी करंटली कौन से डॉक्यूमेंट सेव करें। जो बाहर Support- पाकिस्तानी होते हैं उनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सैलरी होती है आई थिंक। तो सैलरी की जो प्रूफ्स होते हैं एम्प्लॉयर से वो आप सेव करके रख लें। बैंक स्टेटमेंट सारे पीरियड की सेव करके रख लें। उन बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर जो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको आप अपनी याद दहानी के लिए रिकॉर्ड करके रख लें, या उसके ऊपर मार्किंग करके रख लें कि ये इनफ्लो किस चीज़ का आया था, ये आउटफ्लो किस चीज़ का हुआ था। प्रॉपर्टीज या एसेट्स कोई आपने परचेज किए तो उनकी एक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉपर्टी आपने डिस्पोज ऑफ की है उसके डिस्पोजल के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें जो भी ट्रांजैक्शन की है आपको इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने पास। यस। ऑलराइट, सो थिंक हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फुरकान। I have following questions, please. I would like to ask the solution. Okay, so if I repatriate money to Pakistan from salary account through banking channel to brother or uncle, and they make an investment on my behalf, then how to link such investment in my return as the funds were not repatriated in my account and PRC will be in my brother or uncle's name? ये आप नहीं कर सकते लिंक। इसका वे आउट ये है कि सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो 50 लाख रुपए तक यानी कि 5 मिलियन रुपीस तक एग्जेम्प्ट है। यानी कि उसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन ना दें तो उसको वो पाकिस्तानी लॉ टैक्स नहीं कर सकता। लेकिन उसकी कंडीशंस ये है कि वो फॉरेन रेमिटेंसेस हो, किसी नॉर्मल थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल आई हो और इन फॉरेन करेंसी आई हो और वो इनटू पीकेआर आकर कन्वर्ट हुई हो, तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो एक वे आउट तो ये कर सकते हैं। दूसरा, गिफ्ट्स बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो रिलेटिव्स हैं वो अलाउ है, तो इसको गिफ्ट शो करके भी एक दूसरे को दिखा सकते हैं और बाकी बाद में जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें तो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट बैक भी कर सकते हैं। जी, इसमें एक चीज मेरी तरफ से ये बता सिंपल दीजिए। ट्रांजैक्शन नहीं है, सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं है ये। ऑब्वियसली वेबिनार पे हम जी, Yes. सारी चीजें नहीं बता ये सकते। जो एक्सचेंज हाउस से मनी ट्रांसफर होती है, ये बैंकिंग चैनल में कंसिडर होती है कि नहीं होती है? अभी इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाली है सेक्शन 111 के अंदर कि ये एक्सचेंज कंपनी के थ्रू भी अगर आपको फॉरेन रेमिटेंसेस मिलेगी तो भी नॉर्मल बैंकिंग चैनल तस्वर की जाएगी सिंस इंसेप्शन। यानी कि जब से सेक्शन 111 है तब से उसको ट्रीट ये किया जाएगा कि ये नॉर्मल बैंकिंग चैनल है। तो यस, आपके सवाल का सिंपल जवाब है यस। ओके, और अंकल भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं? ग्रैंडफादर सेम होना चाहिए। ग्रैंडफादर सेम होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। So if you file a return as non-resident in Pakistan and no income, then foreign remittances shall be declared as exempt income, right? ये exempt income show होना, right? If you file a return as non-resident in Pakistan and no income, तो पहली बात तो ये है कि आपको इनकम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको फाइल करना है तब भी आपको फॉरेन रेमिटेंस रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं दिखानी, आपको वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फील्ड में दिखानी है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो हम एडवाइस ये करेंगे कि फाइल ना करें। Okay, so in that case we don't need to file the return.
So ये एक क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो जो 5 million की restrictions है on remittance, is it applicable to amount transfer into my own account in Pakistan? ओन अकाउंट में होना चाहिए, जो बंदा एग्जेम्पशन क्लेम करेगा उसी के अकाउंट में आनी चाहिए। यानी कि जो बंदा भेज रहा है उससे लिंक नहीं है, जो बंदा क्लेम कर रहा है ना एग्जेम्पशन, उस बंदे के नाम पे जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। Okay, fine. All right, okay. So ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैन टैक्स डिपार्टमेंट आस्क फॉर वेल्थ स्टेटमेंट इवन वी आर नॉट रेजिडेंट? क्या हम फोर्स कर सकते हैं फाइल करने के लिए? नहीं, नहीं कर रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस भेज सकता है कमिश्नर। तो जब रिटर्न फाइल करने के लिए कमिश्नर नोटिस भेजेगा तो चाहे आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं रिटर्न फाइल करने की, आपको रिटर्न फाइल करना है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट के लिए नोटिस नहीं भेज सकते। All right, Furqan, thank you so much for your time, and Shazeb, also to you. It was very wonderful session, very informative. I hope हमारे participants ने भी इसको काफी enjoy किया होगा, काफी learning हमें मिली है इससे। So future में भी हम ऐसे sessions conduct करते रहेंगे for benefit of our Pakistani citizen in Qatar. So thank you so much, and good luck. Thank you, Shiraz. Thank you, Furqan. Thank you. Thank you, Shazib. Thank you, Furqan. Thank you, Shiraz. Thank you, everyone. Shazib. Thanks once again. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, everyone. Hafiz. Hafiz.